शांति व प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। चुलक जिनेन्द्र वर्णी द्वारा विरचित। चिदानंदैकरूपाय शिवाय परमात्मने परमलोक प्रकाशाय नित्यं शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। हम्म अम, जो शांति पथ प्रदर्शन है उसका स्वाध्याय हमने लास्ट वीक शुरू किया था एक्चुअली। तो यहाँ पर कोई ऐसा है जो पहली बार जुड़े हैं? आई थिंक सुधीर जी, इज इट योर फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग शांति पथ प्रदर्शन? आई डोंट थिंक। Right. Yeah. This is first time. Yes, ओके, I'm joining. या जस्ट टू लेट यू नो, हमने लास्ट वीक शुरू कर दिया था ये। एंड जस्ट फर्स्ट चैप मतलब फ्यू पेजेस ही हुए हैं, 4-5 पेजेस ओनली। सो आई होप इट्स ओके एंड आई गिव यू लिटिल बिट ऑफ समरी व्हाट वी हैव डन। ऑल राइट, सो यू वोंट मिस एनीथिंग बिग एट ऑल। ठीक है। तो यहाँ पर शांति पथ प्रदर्शन की शांति का रास्ता क्या है वो तो हम सबको क्यूरोसिटी है ही। ठीक है ना। आज तक हम जिसको शांति मानते आ रहे थे, क्या वह उस शांति का रास्ता बता रहे हैं या ये कोई नई तरह की शांति की बात कर रहे हैं यहाँ पर? तो ये क्यूरोसिटी अपने अंदर में रखिएगा। फिर वो कहते हैं कि स्टार्टिंग की उन्होंने अध्ययन पद्धति, मतलब कि हमारा पढ़ने का तरीका। हमें बात कई बार नहीं समझ में आती या आज तक हमने धर्म को सही नहीं समझा। क्या हमने कभी उसके पीछे कारण जानने की कोशिश करी कि हमें धर्म क्यों नहीं रुचता? हमें क्यों नहीं दूसरों की तरह इतना इंटरेस्ट आ जाता कि हम अपने सारे संसार के कामों को छोड़कर या उससे ज्यादा प्रायोरिटी इसको दें? कुछ लोग अपन देखते हैं कि नो मैटर व्हाट, वो अपना जो संसार के काम करते हुए भी, है ना, एक अलग तरह के जोन में रहते हैं। उनको पता है उनकी प्रायोरिटी क्या है, लेकिन हमारी वो सोच नहीं रह पाती। अपन स्वाध्याय किया, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से उन्हीं कामों में इंडल्ज होके उन्हीं कामों को प्रायोरिटी देना, उन्हीं का सब करना। इवन स्वाध्याय के लिए भी हम टाइम निकालते हैं तो हमें लगता है अरे घर के लोगों को डिस्टर्ब हो रहा होगा, उनका काम कर दूं, कुछ भी मतलब माइंड में आ सकता है, तो प्रायोरिटी वो नहीं बन पाती। ठीक है। तो ऐसा कुछ कारण भी तो हो सकता है ना उसके पीछे। तो वो थोड़ा सा हमें जानने की यहाँ पर सजेशन दिया जा रहा है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? देखो तो सही कि कार मतलब कर क्यों रहे हो। व्हाई डू यू वांट टू लर्न अबाउट धर्म? ठीक है। और जो धर्म हम आज तक जानते आए थे, क्या वो धर्म और ये हम जो कर रहे थे धर्म नाम की चीज, वो और जो आज इसकी बात की जा रही है उसमें कुछ डिफरेंस है क्या? तो करना क्यों है? हम कोई भी काम बिना कारण से जब नहीं करते लाइफ में, तो ये काम क्यों करना है? स्वाध्याय क्यों करना है? तो ये भी हमें थोड़ा सा क्वेश्चन अंदर में रेज होना चाहिए कि करना क्यों है। ठीक है। जब हम ये सोचेंगे कि करना क्यों है और फिर हमें लगे कि अरे इंटरेस्ट तो बनता नहीं, अगर कर भी लूं तो करूंगा क्या उसका? ठीक है ना। तो वो इंटरेस्ट नहीं बनने का कारण यहाँ पर बताया जा रहा है। पहला कारण क्या बताया था? अध्ययन के विघ्न। पढ़ने में हमारे प्रॉब्लम डिस्टरबेंस हो सकती हो सकता है हम हमारा तरीका ही सही ना हो। ठीक है ना। हो सकता है हम बहुत सारे कारण बताए, 5 कारण बताए अध्ययन के विघ्नों में। तो हमने 2 कारण देख लिए थे। पहले 2 कारण क्या थे कि हमने पहली बात तो जो सब्जेक्ट है धर्म जिसे कहते हैं, उसको हमने इम्पोर्टेंस नहीं दी हुई, उसको हमने
फोकट की चीज समझ रखा है। हम जैन कुल में पैदा हो गए, इसलिए हमें स्वाध्याय करने को कह रहे हैं, अदरवाइज तो नहीं कहते। ठीक है ना? तो हमने उसको बिल्कुल फ्री की वस्तु समझ कर रखा है। होगा टाइम तो कर लेंगे। ऐसी चीजें हम तभी करते हैं ना, जब हमारे पास उस चीज की वैल्यू नहीं होती। जिसकी वैल्यू होती है अपन उसे सबसे पहले करते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए अगर हमने उसको फोकट की चीज समझा है, तो हम उसमें मन नहीं लगा पाएंगे। ठीक? फिर कहा कि खाली कानों से सुनना इज नॉट इनफ। यहाँ पर ये जो आज बात की जा रही शांति पथ प्रदर्शन एक वेरी लॉजिकल थिंकिंग देने वाला शास्त्र है। ये सिंपल नहीं है। सिंपल इन द सेंस, इसको पढ़ने के बाद अगर हम जैसे कुछ लोग वैराग्य के पथ पर आगे बढ़ जाएं, दीक्षा ले लें, तो समझिएगा कि इस शास्त्र में कुछ अलग तरीके से बताया गया है। यानी कि हमें भी अपने अवेयरनेस को फोर्स, जब तक हम इसे पढ़ें तब तक फुली इसमें इंडल्ज होकर पढ़ें। बहुत इजी तरीके से बहुत गहरी गहरी बातें बता दी गई हैं यहाँ पर। ठीक है? तो उनको अपन देखेंगे तो वो कह रहे हैं कि खाली कानों में पढ़ने मात्र को मत सेटिस्फाई हो जाना, उनको अंदर में ले जाकर और सोचना इस बारे में कि ये क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। ठीक है? तो सिर्फ देखना सुनना इनफ नहीं है, उस पर सोचना भी जरूरी है। फिर दूसरा कारण बताया था वक्ता की अप्रामाणिकता। कई बार जो बोलने वाला है, जिसकी बात हम सुन रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हम सब मिलकर जिनेन्द्र वाणी जी को सुन रहे हैं। ठीक है? तो जिनको हम सुन रहे हैं, उसकी क्या प्रामाणिकता है, हम क्यों सुने उन्हें, तो उनके बारे में बता दिया। बहुत सारे अब कहने को हो जाता है कि अरे, वक्ता को हम तो बिल्कुल ही नए हैं, हम कैसे समझे कि वक्ता सही है कि नहीं। ठीक है ना? तो उसके लिए कहा, जिनेन्द्र वर्णी जी ने बताया कि स्थूलतः देखने पर जिसके जीवन में उन बातों की झांकी दिखाई देती हो जो कि वह मुख से कह रहा है, यानी जिसका जीवन सरल शांत व दयापूर्ण हो, बहुत ज्यादा दिखावे में ना रहता हो, शांत हो, दया हो, है ना, शब्दों में माधुर्य हो, करुणा हो, और सर्व सत्व का हित हो, सबका हित हो। ऐसा नहीं कि मेरी फैमिली का या मेरे को जो फेवरेट है उनका फायदा हो, बाकियों का ना हो, नहीं। सर्व सत्व का हित हो, सभ्यता हो, हर एक से बात करने का तरीका हो, जिसके वचनों में पक्षपात की बू ना आती हो, जो हठी हठी मतलब स्टबन ना हो, संप्रदाय के आधार पर सत्यता को सिद्ध करने का प्रयत्न न करता हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है? संप्रदाय क्या है? कम्युनिटी। ठीक है ना? कम्युनिटी होती है कुछ वैल्यूज का एक जैसा होने पर कम्युनिटीज बन जाती हैं। ठीक है? अब अपनी कम्युनिटी को अच्छा सिद्ध करना और दूसरे को खराब सिद्ध करना नहीं, तुम में ये कमी है, हम में ये अच्छा है ना, हम सही कर रहे हैं, ऐसा जो प्रयत्न न करता हो। क्योंकि जो अनेकांतवाद है, ठीक है, जो जैन शास्त्र जैन धर्म का फाउंडेशन है, उसमें हर एक को स्थान दिया गया है। ठीक है? हर एक का कुछ ना कुछ सब में अच्छा है। ठीक है? वह अपनी किसी दृष्टि से अच्छा है, ये किसी दृष्टि से अच्छा है। ठीक है? तो हम किसी को भी प्रूफ करने की कोशिश ना करें। वाद विवाद रूप चर्चा करने से डरता हो, है ना, अननेसेसरी केओस क्रिएट करने में इंटरेस्ट ना लेता हो। कई बार आपने नोटिस किया होगा ना, कोई दो लोग बात कर रहे हैं या तीन लोग बात कर रहे हैं और करते करते वो पर्पसली ऐसा कुछ टॉपिक छेड़ेंगे जिससे कि एकदम से एग्रेशन हो जाए किसी दूसरे के अंदर। ठीक है? तो वो क्या है? अननेसेसरी वाद विवाद का स्टार्ट करना। तो ऐसी चर्चाओं से जो है अम, सदगृहस्थ कह लीजिए, या जो वीतरागता की बात भी करता है अगर, तो वो वाद विवाद की चर्चा में नहीं पड़ेगा। क्योंकि उसको उसमें वेस्टेज ऑफ टाइम दिख रहा है ना। उसके फोकस कहाँ पर है? धर्ममय जीवन जीना। ठीक है ना, शांति से जीवन जीना। तो वाद विवाद क्यों करेगा?
ठीक है ना। जिसने शांति को समझ लिया तो वो वाद विवाद से बचता है। प्रश्नों को शांतिपूर्वक सुनने की जिसमें क्षमता हो, धैर्य से व कोमलता से उसे समझाने का प्रयत्न करता हो, आपकी बात सुनकर जिसे शोभ यानी एक्साइट यानी गुस्सा न आ जाता हो, जिसके मुख पर मुस्कान खेलती हो, विषय भोगों के प्रति जिसे अंदर से कुछ उदासी हो, है ना। जिसके अंदर आ, विषय भोगों के प्रति लालसा रहेगी, उसको लगेगा कि ये बंदे को मैं अच्छे से बताऊं ताकि शायद मेरा कोई काम कर दे, है ना। तो एक फेवरेटिज्म आ जाता है। वो कब आता है? जब हमारे सुख के प्रति हमारे अंदर क्यूरोसिटी होती है, ठीक है ना। प्राप्त विषयों के भोगने से भी जो घबराता हो तथा उनका त्याग करने में से जिसे संतोष होता हो, अपनी प्रशंसा सुनकर कुछ प्रशंसा प्रसन्न सा और अपनी निंदा सुनकर कुछ रुष्ट सा हुआ प्रतीत न होता हो, ठीक है ना। जो पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक के लिए हमेशा ओपन रहता हो। और अन्य भी अनेक इसी प्रकार के चिन्ह आप नोटिस करिएगा कि कभी भी कोई भी टॉपिक के बताने में वर्ड्स कम पड़ जाएंगे, लेकिन वो टॉपिक की डेप्थ हमेशा इतनी होगी कि अंत हमें ही उस चीज को उन वर्ड से समझना होगा कि कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किस वक्ता से सुनना, उसके स्थूल चिन्ह, उसके बहुत सरफेस लेवल पे क्या क्या चीजें हम देख सकते हैं, हम स्टार्टिंग स्टेज में हैं, है ना। हम एक साधु की परीक्षा लेने की भी सामर्थ्य नहीं रखते, है ना। तो एक जो सिंपल हम किसी की अगर बात सुन रहे हैं तो हमें क्या क्या चीजें देख लेनी चाहिए, ठीक। तो इस तरह से स्थूल रूप से आप वक्ता की परीक्षा कर सकते हैं। तो यहाँ तक के हमारा अभी तक का विषय हुआ था। अब आगे देखते हैं विवेचन के दोष। विवेचन मतलब जो एक्सप्लेन किया जा रहा है उसमें भी कई बार प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। पहला तो क्या था? हमारा तरीका, हमने उसे फोकट की वस्तु समझा था, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। सेकंड क्या था? जिससे हम सुन रहे थे उस धर्म के बारे में, उस चीजों के बारे में, शांति के बारे में, वो ही ठीक ना हो तो उसके अगर खुद के जीवन में शांति ना दिखे तो हम उसकी बात को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तीसरा, विवेचन के दोष। जो हमें बात बता रहा है, धर्म की बात बता रहा है या शांति की बात बता रहा है, व्हाट इफ कि उसके बताने के तरीके में ही प्रॉब्लम हो। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो कहा विवेचन की अक्रमिकता। अक्रम, अक्रम होता है इन ऑर्डर, विदाउट ऑर्डर, ठीक है ना। अगर कोई फर्स्ट ग्रेड का पहले पढ़ा दे, फिर सीधा फिफ्थ का पढ़ा दे, फिर फिफ्थ से फिर थर्ड पर ले आए, तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। हमेशा एक ऑर्डर, हर चीज का एक ऑर्डर होता है, ठीक है ना। तो अगर वह विवेचन अक्रमिक हो तो भी समझ में नहीं आ सकता। अर्थात यदि कोई अनुभवी ज्ञानी भी मिला और सरल भाषा में समझाना भी चाहा, तो भी अभ्यास ना होने के कारण या पढ़ाने का ठीक ठीक ढंग न आने के कारण या पर्याप्त समय न होने के कारण क्रम पूर्वक विवेचन कर न पाया, क्योंकि उस धर्म का स्वरूप बहुत विस्तृत है, जो थोड़े समय में या थोड़े दिनों में ठीक ठीक हृदयंगत कराया जाना शक्य नहीं है। शक्य मतलब पॉसिबल, ठीक है। और हृदयंगत मतलब उनकी जो उसका मर्म है वो जल्दीबाजी में समझ में आ जाए, ऐसा नहीं कि बस मुझे बता दो, समरी में बता दो क्या कहा है, ओके है ना। या बताने वाला सोचे कि मैं इसको शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों में कह दूं और सामने वाला उसको बस समझ ले, नहीं, है ना। बड़े बड़े शास्त्र लिखे गए, तत्व चर्चा करने वाले कितने हुए, है ना। और हम सोचे कि हमें एक बुक के अंदर एक समराइज्ड वे में सब कुछ बता दो और हमें समझ में आ भी जाए, तो वो आप कह तो देंगे हमें आ गया समझ, लेकिन उस तरीके से समझ नहीं आएगा जो उस डेप्थ को पकड़ना जरूरी था। हम उस डेप्थ को नहीं पकड़ पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए सुनने वाले में भी पेशेंस चाहिए और बताने वाले में भी पेशेंस होनी जरूरी है, ठीक। भले ही वह स्वयं उसे ठीक समझता हो, पर समझने और समझाने में अंतर है। समझा एक समय में जा सकता है और समझाया जा सकता है क्रम पूर्वक
काफी लंबे समय में। हो सकता है उन्होंने जब समझा हो कम समय में समझ लिया हो, लेकिन अब समझाने का टाइम तो उतना ही रहेगा। ठीक है ना? तो एक्सप्लेन करने में पूरा समय दिया जाना जरूरी है। समझाने के लिए क से प्रारंभ करके ह तक क्रम पूर्वक धीरे धीरे चलना होता है, समझने वाले की पकड़ के अनुसार। ठीक है? तो सामने कैसे लोग बैठे हैं, तो वो भी मैटर करता है। अंडरग्रेड बैठे हैं कि एलिमेंट्री के बैठे हैं कि पीएचडी के हैं, है ना? पीएचडी वालों को एलिमेंट्री बताएंगे तो बोर हो जाएंगे, एलिमेंट्री वालों को अंडरग्रेड का बताएंगे तो ओवरवेलमिंग हो जाएगा, तब भी उनका फोकस नहीं बनेगा। ठीक है ना? तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखकर जब कोई बताता है, तब जाके बात की पकड़ बनती है। तो जो जिनेंद्र वणी जी हैं, वो साइंस के स्टूडेंट रह चुके हैं। आप सोचिए, एक साइंस का स्टूडेंट अगर आध्यात्म में आएगा, तो उसके सोचने का तरीका कुछ अपन जैसा होगा। आज का टाइम का जो यूथ है या आज के टाइम के जो लोग हैं, उनका लॉजिकल माइंड ज्यादा वर्क करता है, क्योंकि आज का टाइम साइंस की स्टडीज हर जगह अवेलेबल होने से, है ना, हमारे अंदर क्वेश्चंस साइंस के अकॉर्डिंगली उठते ही रहते हैं। साइंस तो ऐसा नहीं कहता, है ना, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। पहले के टाइम की तरह नहीं है, जब गुरु ने कुछ कह दिया और शिष्य ने उसे बस मान लिया, हाँ गुरु ने कहा है मुझे करना। ठीक है ना? अपना लॉजिकल माइंड चलता है, तो वो कह रहे हैं नहीं करो, तुम लॉजिक यूज करो, तर्क से समझो, है ना? हाँ नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। अ, जय जिनेन्द्र चारू जी। हम्म, आप जैसे हमेशा बोलते हो कि मतलब आजकल लॉजिक है, लेकिन मुझे लगता है कि लॉजिक तो पहले भी था। अगर आपको याद हो कि जो हमारे पहले शास्त्र लिखे गए थे, मुझे नाम नहीं याद, तो जो गुरुजी थे उन्होंने दो शिष्यों को एक मंत्र में कुछ मात्रा गलत करके दे दी हम्म, और बोला उसको कि सिद्ध करके लाओ। तो हम्म। जब उन्होंने सिद्ध किया तो वो कुछ गड़बड़ चीज हुई, तो उन्होंने उसको ठीक करके दिया। तो मतलब करेक्शन और ये सब तो पहले भी होता था और उसी से तो फिर सही चीज निकलती है। उसमें वो लॉजिक इस बात के लिए नहीं था कि ये सही कह रहे हैं कि नहीं, ये लॉजिक उस समय उन्होंने जो उनकी टेस्टिंग ली थी, वो हाँ, वो उनकी टेस्टिंग थी। सामर्थ्य के लिए, हुँ, कि वो इसको समझने के लायक है कि नहीं, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी का काम देना था उन्हें, है हुँ। ना? तो अगर वो एक मंत्र को ही सिद्ध नहीं कर पा रहे, तो पूरे जो शास्त्र जी हैं, उनको सही तरीके से कैसे बता पाएंगे, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी, एक अक्षर भी इधर का उधर नहीं हो सकता। ठीक तो है ना? यही तो मैं भी कह रही तो हूँ कि जैसे वो एक मात्रा भी नहीं इधर से उधर होनी चाहिए, इवन एक बिंदी भी इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। तो अगर उन शिष्यों ने जैसा उनके गुरु ने बताया था वैसा ही करते रहते, वैसा ही लिखते रहते, तो नहीं फिर नहीं, तो बस। अंदा जी एक मिनट एक मिनट, उन्होंने वैसा ही लिखा जैसा गुरु ने बताया, ये तो टेस्टिंग करने से पहले करी थी। ये लिखने लायक है कि नहीं, इस बात की टेस्टिंग हुई थी। समझ रहे हैं आप? उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया, गुरु ने जो कहा और उन्होंने लिखा, उन्होंने फिर क्वेश्चन नहीं किया। तो ये तो गुरु ने शिष्यों की टेस्टिंग की थी कि ये लिखने लायक है कि नहीं है। व्हाट इफ लिखते लिखते उन्होंने कोई गड़बड़ शब्द लिख दिया, ठीक है ना, तो इसलिए टेस्टिंग थी। अदरवाइज जो यहाँ पर बात की जा रही है लॉजिक की, वो ये है कि साइंस में तो ऐसा नहीं कहा, इसका प्रूफ क्या है ना? इस तरह के जो तर्क होते हैं, ये आज के समय में ज्यादा शुरू हो चुके हैं। जैसे आपने वो मूवी देखी होगी, एक चीज मिलेगी वंडरफुल, ठीक है ना, जिसमें उस पर्सन को आत्मा पर ही बिलीव नहीं हो रहा था। ठीक है, और उसको फिर बार बार बहुत सारे तरीकों से समझाने की कोशिश की गई, लेकिन पहले का समय हो तो कहेंगे आत्मा होती है, हाँ जी गुरु जी होती है। ठीक है ना? समझ रहे हैं आप डिफरेंस? नहीं, वो तो मैं समझ रही हूँ। लेकिन एक मतलब ये दोनों के लिए ही अच्छा है कि अगर क्वेश्चनिंग की जाए, मुझे ऐसा लगता है। हाँ हाँ क्योंकि अगर जैसे सपोज़ यही आपका ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अगर आत्मा के ही बारे में बात की जा रही है, तो मैं भी बहुत बार पूछती हूँ कि आत्मा का, जैसे आपने बताया जैसा शरीर धारण कर लेती है, तो क्या ये एक थिन लेयर जैसी है या वॉल्यूम है? हाँ मतलब हाँ। इससे,
क्योंकि नहीं, जितने अगर क्वेश्चंस करेंगे और क्लैरिफिकेशन मिलेगा तो हमारा श्रद्धान बढ़ता जाएगा। बिल्कुल सही है नंदा जी, यहाँ पर उस चीज को मनाही नहीं की जा रही है कि आप क्वेश्चन मत करिए, आप तो खुद कहेंगे क्योंकि वो खुद साइंस के स्टूडेंट रह चुके हैं और इस बात को समझते हैं, ठीक है ना। तो वो तो कहेंगे कि आप तर्क करिए, लेकिन तर्क के साथ साथ फिर अनुभव भी करिए, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम खाली तर्क ना करें, हम उस चीज को एक्सपीरियंस करके फिर उसके कंक्लूजन पर आए, ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छा, थैंक यू। श्योर। ठीक है, तो हमें स्टार्टिंग से क से लेकर ह तक क्रम पूर्वक धीरे धीरे चलना होगा। ऐसा जल्दीबाजी नहीं करना अपने को समझने में, यदि जल्दी करेगा तो उसका प्रयास विफल हो जाएगा, क्योंकि अनभ्यस्त श्रोता बेचारा इतनी जल्दी पकड़ने में समर्थ ना हो सकेगा। इसलिए इतने झंझट से बचने के लिए तथा श्रोता समझता है कि नहीं, इस बात की परवाह किए बिना अधिकतर वक्ता अपनी रुचि के अनुसार पूरे विस्तार में से बीच बीच में कुछ विषयों का विवेचन कर जाते हैं, है ना। हमें कोई बात अच्छी लग रही है, चलो ये पढ़ते हैं, और दूसरी चीज अच्छी नहीं लग रही है, उसको छोड़ दो, है ना। तो ऐसा नहीं, श्रोता का फायदा देखते हुए कि उसका किसमें इंटरेस्ट है, उसको बात कैसे समझ में आ सकती है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो वक्ता है उसको अपनी रुचि ना देखकर श्रोता की रुचि को देखना होगा, ठीक है ना। श्रोताओं के मुख से निकली वाह वाह से तृप्त होकर चले जाते हैं। श्रोता के कल्याण की भावना नहीं है उन्हें, है केवल वह वाह वाह की। क्योंकि इस प्रकार जब कुछ सब कुछ सुन लेने पर भी वह तो रह जाता है कोरा का कोरा, ठीक है। कौन कोरा का कोरा रह गया, कोरा का कोरा का मतलब मालूम है? कोरा हाँ, का ब्लैंक मतलब कुछ नहीं बॉक्स रह अंदर गया। घुसा उसके, हाँ, कुछ नहीं तो कोई सीखा। भी अक्षर उसके अंदर नहीं जा पाया, बस बैठकर और आ गए वापस, है ना। तो कोरा का कोरा मतलब ब्लैंक रह गया, सब कुछ सुन लिया लेकिन कोई उसके काम नहीं आने वाला, उसकी किसी समझ से रिलेटेड नहीं था, उसके लिए कोई भी पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। उस बेचारे का दोष भी क्या है, कहीं कहीं के टूटे हुए वाक्यों या प्रकरणों से अभिप्राय का ग्रहण हो भी कैसे सकता है, ठीक है ना। तो अभिप्राय का ग्रहण ये बहुत जरूरी है। आप ये देखिएगा, कभी हम शास्त्र जी पढ़ते हैं, बड़े बड़े आचार्यों के लिखे हुए शास्त्र हैं, अगर हमारे मन में हमारे जब 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 हम स्वाध्याय करते हैं और उन आचार्य की पिक्चर हमारे दिमाग में ना बने, है ना, वो क्या कहना चाह रहे होंगे, तब तक हम उनके उस बात शब्द, क्योंकि शब्दों की लिमिटेशन होती है, ठीक है ना। और अगर हमने उसको बहुत पेशेंटली नहीं समझा उनके कहना क्या चाह रहे हैं, जब तक समझ में नहीं आ जाए ना तब तक बार बार पढ़ते रहो, ठीक है ना। तो ये चीज भी हमारे सुनने वाले के अंदर भी होनी चाहिए कि हमें उनका अभिप्राय समझ में आ रहा है कि नहीं, अभिप्राय पकड़ पा रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर तो माना कि वक्ता की विवेचन की अक्रम होने के कारण नहीं बात समझ में आ रही है, उसने बीच बीच में से बता दिया, तो अभिप्राय पकड़ में ही नहीं आ रहा है ना। फिर कह रहे हैं, यदि बुद्धि तीव्र है श्रोता की तो इस अक्रमिक विवेचन को पकड़ तो लेगा, पर वह खंडित पकड़ उसके किसी काम न आ सकेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इकट्ठा करते रहो मटेरियल, इकट्ठा करते रहो इंफॉर्मेशन, लेकिन फिर डॉट्स को कनेक्ट भी करो तो वो कनेक्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि बीच बीच में से बताया गया, है ना। तो क्या होगा उससे, बल्कि नुकसान होगा, उल्टा उसमें कुछ पक्षपात उत्पन्न कर देगी उन प्रकरणों का जिन्हें की वह पकड़ पाया है, और वह द्वेष। हम्म। चारू, खंडित का क्या मतलब? खंडित कौन सा, कैसे हुआ? खंडित मतलब कि टुकड़ों में जो नहीं तो पकड़ आएगी कैसे चीज। खंडित, कैसे होएगा खंडित? मतलब समझ नहीं खंडित आया पकड़ मुझे। मतलब, देखिए, जैसे आपको कुछ टॉपिक एक जगह से बता दिया, कुछ टॉपिक एक जगह से बता दिया, तो क्या है ये, टुकड़ों में, ठीक है। तो कह रहे हैं खंडित पकड़ मतलब कि पार्शल मटेरियल, ठीक है, जैसे पार्शल आधी मटेरियल। अधूरी नॉलेज जैसे कहते हैं हाँ, ना। हाँ, खंडित पकड़ ओ- उसके किसी काम ना आ सकेगी, ठीक है ना। ओके ओके, थैंक यू। आधी अधूरी नॉलेज उसको किसी काम नहीं आएगी, ठीक है। हम्म। और वह द्वेषवश
काट करने लगेगा उन प्रकरणों की जिन्हें कि वह या तो सुनने नहीं पाया, और यदि सुना भी हो तो पूर्वा पर मेल न बैठने के कारण एक दूसरे के सहवर्तीपन को जान नहीं पाया। है ना? अपने दिमाग में भी चलता है ना कि हमने आज एक बात सुनी, और हम जैसे अभी का एग्जाम्पल लें, नंदा जी का एग्जाम्पल, है ना? उन्होंने कोई बात अभी सुनी और उन्होंने उस इंफॉर्मेशन को पुरानी इंफॉर्मेशन से मैच किया, ठीक है ना? मैच नहीं लगा उन्हें, तो उन्होंने क्वेश्चन रेज किया, ठीक है? ऐसे ही अगर उसने आधी अधूरी ही इंफॉर्मेशन से बात समझी, ठीक है, और उसकी प्रायर नॉलेज से वो मैच नहीं खाई, तो क्या होगा? वो जो करंट नॉलेज उसने गेन करी, वो उसे भी द्वेषवश काट करने लगेगा। उसको लगेगा कि मेरी पहली वाली इंफॉर्मेशन से तो मैच कर नहीं रही, फालतू की बात बता रहे हैं, है ना? तो उससे क्या होगा? वो सारा जो पहले पढ़ा था उस पे से भी विश्वास हट जाएगा कि कौन सा ठीक है, अब क्या करूं? तो कंफ्यूजन में और ज्यादा उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं कि इन इन कारणों से हमें जो धर्म का मर्म है ना, वो पकड़ में नहीं आता। तो आज तक अगर नहीं आया, तो ये कारण, कोई एक कारण इनमें से हो सकता है, ठीक है? दोनों का पृथक पृथक अवसरों पर लागू करने लगा, और प्रत्येक अवसर पर दूसरे का मेल न बैठने के कारण काट करने लगा उसकी। इस प्रकार कल्याण की बजाय कर बैठा अकल्याण, हित की बजाय कर बैठा अहित, प्रेम की बजाय कर बैठा द्वेष। अब पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, जो हल्का फुल्का इंटरेस्ट क्यूरोसिटी थी भी, तो वह भी छूट गई। तो इसलिए वक्ता के बताने का तरीका, वक्ता के वक्ता के खुद की प्रामाणिकता बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है? अथवा यदि सौभाग्यवश कोई अनुभवी वक्ता भी मिला और क्रम पूर्वक विवेचन भी करने लगा, तो श्रोता को बाधा हो गई। अधिक समय तक सुनने की क्षमता न होने के कारण, या परिस्थितिवश प्रतिदिन न सुनने के कारण, या अपने किसी पक्षपात के कारण किसी श्रोता ने सुन लिया उस संपूर्ण विवेचन का एक भाग, और किसी ने सुन लिया दूसरा भाग, है ना? कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि हम लेट से एक हफ्ते में 5 क्लास लगती हैं, स्वाध्याय होता है 5 बार एक ही विषय का, और हमने 2 दिन नहीं किया, 3 दिन कर लिया। हमें तो लगेगा अरे चलो 3 दिन तो किया, लेकिन जो 2 दिन का विषय हमारा बीच में छूट गया, हो सकता है उससे हमारा विवेचन क्रम जो है वो टूट गया। अब हमें आधी अधूरी बात समझ में आ रही है। तो मेक श्योर कि अगर उसकी रिकॉर्डिंग है तो फिर अपन रिकॉर्डिंग जरूर सुने, ठीक है ना? अधूरा ज्ञान इकट्ठा करके क्या होगा? हम कभी भी उस बात की तह तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है? सुनने में कई बार लगता है कि हम कैचअप कर लेंगे, बिना पढ़े ही कर लेंगे, लेकिन नहीं। धर्म की पढ़ाई में, स्वाध्याय में एक लाइन भी अगर मिस होती है, तो हो सकता है हमने कुछ बड़ा मिस कर दिया, और अब हमारा कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा है। जो इंटरेस्ट स्टार्टिंग में बना था वो हो सकता है आगे चलकर टूटने लगे, क्योंकि हमने कुछ पार्ट बीच का मिस कर दिया, ठीक है ना? और फल क्या हुआ? वही जो कि अक्रमिक विवेचन में बताया गया। अंतर केवल इतना ही है कि वहां वक्ता में अक्रमिकता थी और यहाँ है श्रोता में। तो जरूरी नहीं है कि वक्ता ही अक्रम से बताए, वक्ता तो ठीक से बता रहा था, लेकिन सुनने वाले के पास ही समय की कमी होने से वो रेगुलर नहीं सुन पाया, सारे टॉपिक नहीं सुन पाया, है ना? वहां वक्ता का दोष था और यहाँ है श्रोता का, परंतु फल वही निकला, पक्षपात, वाद विवाद तथा अहित। बात समझ में आ रही है? कितना डीप तरीके से एनालिसिस करके, है ना, पूरा रीजनिंग के साथ हमें बताया जा रहा है कि आज तक अगर हमें धर्म में इंटरेस्ट नहीं आया जितना आना चाहिए था, वो क्यों नहीं आ रहा है, तो वो चीज हमें बहुत डीपर तरीके से समझाई जा रही है, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक पे चलें, श्रोता के दोष। यहाँ तक के किसी को कुछ पूछना या शेयर करना है? नहीं, बहुत अच्छा है।
और एक्चुअली मतलब वैसे तो जो लोग अटेंड करते हैं सभी बहुत ध्यान से सुनते हैं, लेकिन ये एक तरह से प्रिपरेशन है हम लोग के लिए कि किसी भी चीज को समझने के लिए पूरा समय और खाली दिमाग यूज करना चाहिए, जिससे कि अच्छे से मतलब कर सकें और मतलब सही मायने में उसको सीख सके। बहुत अच्छा। आप बिलीव नहीं करेंगे, यहाँ पर एक एक क्वेश्चन जो अपने दिमाग में आता है सुनने वाले के भी, उन्होंने उसको इतने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आपने जो अभी बात की कि हमें खाली होकर आना है, तो उन्होंने उस चीज को भी बहुत एक्सप्लेन किया है आगे। ठीक है, श्रोता के दोष वो उसमें आ जाएगा। श्रोता के दोषों में श्रोता के क्या दोष रहते हैं? ऊपर बताए गए दोष के अतिरिक्त श्रोता में और भी कई दोष हैं। हम खाली वक्ता की कमियां ना देखें, सुनने वाले में भी दोष हो सकते हैं, जिनके कारण प्रामाणिक व योग्य वक्ता मिलने पर भी वह उसके समझने में असमर्थ रहता है। उन दोषों में से मुख्य है उसका अपना पक्षपात, जो किसी अप्रामाणिक अथवा अयोग्य वक्ता का विवेचन सुनने के कारण उसमें उत्पन्न हो गया है। क्योंकि क्या कहा, पक्षपात तो कहीं से भी पॉसिबल है ही नहीं, बायसनेस हो ही नहीं सकती। जैन धर्म में बायसनेस का कोई स्थान नहीं है ना? क्या है? क्योंकि अनेकांतवाद है, स्यादवाद है ना? उसको ध्यान में रखकर हम कभी किसी का पक्ष नहीं ले सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ये ही सही है, ये भी सही है, ऐसा जरूर कह सकते हैं। और जब हम भी यूज करते हैं वो पक्षपात नहीं होता। ठीक है ना? तो अगर वह अपने ही किसी पक्षपात के साथ आया है तो उसे विषय सही से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, प्रामाणिक और योग्य वक्ता के विवेचन को अधूरा सुनने के कारण अगर उसमें अपना कोई पक्षपात उत्पन्न हो गया है ना, या अथवा पहले से ही बिना किसी का सिखाया कोई अभिप्राय उसमें पड़ा है, यह पक्षपात वस्तु स्वरूप जानने के मार्ग का सबसे बड़ा शत्रु है। अगर हमारे अंदर पहले से कोई इमेज बन गई है तो फिर हम शास्त्र के अनुसार वस्तु स्वरूप क्या है इस बात को बहुत डीपली नहीं समझ सकते। क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम सब इंफॉर्मेशन को कुछ ना कुछ ग्रहण कर कर, आज हमारी क्या एज हो गई है ना? हम अपने सब 40-50s की एज के होंगे, चलिए 30s में भी लगा लीजिए, 30 to 50 की एज के मेजोरिटी यहाँ पर है। तो हम आज तक ये तो है नहीं कि हमने कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करी है। हमने जैन से भी समझा, नॉन जैन का भी समझा, अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग भी लगाकर, और हम कुछ ना कुछ अंदर में एक इमेज लेकर, ठीक है ना, धर्म की एक इमेज लेकर फिर मन बनाते हैं कि चलो जो मैंने आज तक समझा उसको और अच्छे से समझते हैं। तो उसको क्या कहेंगे? एक पक्षपात के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना? हम इस चीज के लिए नहीं स्टार्ट करते कि मैंने जो आज तक समझा है वो भी मुझे एक बार मेक श्योर कर लेना चाहिए कि वाकई में सही समझ है कि नहीं। तो हर एक चीज को साफ करके ब्लैंक स्लेट से स्टार्टिंग करें, तब हमें जो बात समझ में आएगी वो कुछ अलग कैटेगरी की होगी। ठीक, तो क्या कह रहे हैं? क्योंकि इस पक्षपात के कारण अव्वल तो अपनी रुचि या अभिप्राय से अन्य कोई बात उसे रुचती ही नहीं, और इसलिए ज्ञानी की बात सुनने का प्रयत्न ही नहीं करता वह। और यदि किसी की प्रेरणा से सुनने भी चला जाए तो समझने की दृष्टि की बजाय सुनता है वाद विवाद की दृष्टि से, शास्त्रार्थ की दृष्टि से, दोष चुनने की दृष्टि से। ये एक बहुत ही मार्मिक कथन है। क्यों? क्योंकि आज का जो मनुष्य है ना, ये तो सबको मालूम है पंचम काल में कषाय बढ़ रही हैं। पहले के टाइम में किसी किसी में देखने को मिलती थी, एक्सेप्शंस हुआ करते थे, राइट? कषाय किसी में बहुत तीव्र है और नॉर्मली सब में कम है। लेकिन आज के डेट में उल्टा है, कषाय सब में तीव्र है और नॉर्मल या कम कषाय बहुत कम में है, एक्सेप्शंस में है। ठीक है ना? तो जब कषाय होती हैं तो हम कोई बात समझते भी है ना, किसी बड़े की, किसी मुनि महाराज की भी, इवन हम शास्त्र प्रवचन भी सुनते हैं, तो हमारे अंदर क्या रहता है?
अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं, दूसरे ने जो बात कही थी उसका जवाब मुझे ढूंढना है, उसके जवाब देने के लिए मैं प्रवचन सुनूं। ठीक है, तो ये क्या है, ये बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग कह लीजिए, या उसकी श्रोता की एक तरह की अज्ञानता है, जो वो अपना इम्पोर्टेंट समय किसमें व्यर्थ कर रहा है, दूसरे को नीचा दिखाने में या वाद विवाद की दृष्टि में। ठीक है ना, अगर हमें किसी की बात नहीं रुचती, अपन उसे माध्यस्थ भाव करके आगे बढ़े। बिल्कुल भी वाद विवाद के लिए तो समय है ही नहीं, ये मानकर चले, क्योंकि अगेन आई रिपीट मेनी टाइम्स कि अपने पास जीवन में समय कुछ वर्षों का है ना, 30-40 वर्ष को मैं कुछ वर्ष कह रहे हूँ। ठीक है ना, इतना शॉर्ट समय, और फिर आगे का हमारा अनंत काल उस पर डिपेंड कर रहा है। तो आप सोचिए, क्या किसी से वाद विवाद करना, इज इट वर्थ इट? ठीक है ना, इतनी इम्पोर्टेंट लाइफ जो हमें मिली है, बुद्धि मिली है, समझने का समय भी मिल गया, लेकिन समझकर भी दूसरे को ही नीचा दिखा रहे हैं, या दूसरे से वाद विवाद कर रहे हैं, या अपनी बात को पुष्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, वो क्या है, अपने लिए अहित करना है। ठीक, तो उस चीज से भी हमें अपने अंदर झांक कर देखना है कि हम इस तरीके से तो धर्म नहीं पढ़ रहे हैं कि ताकि हम दूसरे को जवाब दे सके, या अपने आप को ऊंचा दिखा सके कि अरे हम में कितनी नॉलेज है। ठीक है, अपनी रुचि के विपरीत कोई बात आई नहीं कि पड़ गया उस बेचारे के पीछे हाथ धोकर, तथा अपने अभिप्राय के पोषक कुछ प्रमाण उस ही के वक्तव्य में से छांटकर पूर्वापर का मेल बैठाने का स्वयं प्रयत्न न करता हुआ, बजाय स्वयं समझने के समझाने लगा वक्ता को। जो बता रहा है उसी के साथ वाद विवाद शुरू कर देना। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये एक बहुत बड़ी अज्ञानता है। सुनने बैठे हैं तो फिर हम वक्ता में विश्वास रखें कि हमने वक्ता चुना है, बात सुनने का मन बनाया है, तो पूरी तरह से सुने। अब उस वक्ता की ही कमी निकाल कर उसी को ही प्रमाण देने लगे कि नहीं नहीं, देखो तुमने जो अभी बात कही ना, वो यहाँ पर देखो, यहाँ पे ठीक नहीं लिखी, तुमने ठीक नहीं बताया। ठीक है ना, तो अपने अंदर विनय भाव के साथ बात को समझने की कोशिश करें। हाँ, रीटा आंटी आपने हाथ रेस किया, सॉरी। वहां देखो, तुमने या तुम्हारे गुरु ने ऐसी बात कही है या लिखी है, यहाँ उससे उल्टी बात कह रहे हो, और प्रचार करने लगता है लोक में इस अपने पक्ष का, तथा विरोध का फल निकलता है तीव्र द्वेष। ठीक है ना, क्या होगा इससे, कमी निकाल दोगे आप वक्ता की तो कुछ नहीं होने वाला उससे। सॉरी चारू जी, जी, जय जिनेन। जी। मैं आपको पूछने वाली थी कि कोई यदि शास्त्र के विरुद्ध हमें कोई वक्ता मिल गया, शास्त्र के विरुद्ध के हमको पढ़ाए तो क्या कर रहे हैं हम? आप नहीं पढ़ेंगे ना, अगर आपको लग रहा है कि वो शास्त्र के विरोधी भाव कह रहा है, तो हाँ आप उसका बात नहीं समझिए, लेकिन आप अम, उससे वाद विवाद करने का मन बनाए, राइट, आप अपना समय ही व्यर्थ करेंगे उसमें। बराबर। तो यहाँ पर बात है समझने की कि इतनी इम्पोर्टेंट चीज, महान वस्तु बताया है जिसे, है ना, उसके लिए हम उस पर फोकस ना करके सामने वाले की कमी निकालने में समय बिता रहे हैं। ठीक है ना, आप एक हाँ बार कह सकते हैं कि आपकी ये बात मुझे ऐसा लगता है कि आगम के अनुरूप नहीं है, अगर कहने की क्षमता में है तो। ठीक है ना, लेकिन अगर नहीं है, बड़े हैं आपसे, कुछ है, कोई भी रीजन हो सकता है, तो फिर हाँ आप उनको सिर्फ अवॉइड कर सकते हैं और अपने कल्याण के लिए आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अपना समय नहीं व्यर्थ करेंगे। ठीक है ना, एज आई सेड, समय बहुत बहुत कीमती है, और अपनी एनर्जी को अपने हित के लिए लगाएं, बजाय दूसरे से वाद विवाद करने में। ठीक हाँ। है, ओके, थैंक यू। इसका फल क्या निकलेगा, तीव्र द्वेष। ठीक है ना, हमें उसमें नहीं पड़ना। ठीक है। ठीक है। श्रोता का दूसरा दोष है
धैर्यहीनता, धैर्यहीनता मतलब पेशेंस की कमी, चाहता है कि तुरंत ही कोई सब कुछ बता दे। जबकि धर्म एक ऐसी चीज है जिसके लिए कई जीवन लग सकते हैं। एक जीवन तो बहुत बड़ी बात है, आ जाए तो बहुत पुण्य की बात है, बहुत ज्ञान का श्रेष्ठम चाहिए, है ना। लेकिन हम अपने ज्ञान को नहीं देखते और चाहते हैं कि हमें सब बात फटफट समझ में आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता, है ना। एक राजा को, कहानी थोड़ी सी उसके तरीके से बताया, एक राजा को एक बार कुछ हट उपजी। कुछ जोहरियों को दरबार में बुलाकर उनसे बोला कि मुझे रत्न की परीक्षा करना सिखा दीजिए, नहीं तो मृत्यु का दंड भोगिए। जोहरियों के पांव तले की धरती खिसक गई। असमंजस में पड़े सोचते थे कि एक वृद्ध जोहरी आगे बढ़ा, है ना। सब डर गए कि अभी क्या होगा। लेकिन तब एक जोहरी, वृद्ध जोहरी जो था, वो आगे बढ़ा, बोला मैं सिखाऊंगा, पर एक शर्त पर, वचन दो तो कहूं। राजा बोला स्वीकार है, जो भी शर्त होगी पूरा करूंगा। वृद्ध बोला गुरु दक्षिणा पहले लूंगा। हाँ हाँ तैयार हूँ, मांगो क्या बोलते हो। जाओ कोषाध्यक्ष, दे दो सेठ साहब को लाख करोड़ जो भी चाहिए। वृद्ध बोला राजन, लाख करोड़ नहीं चाहिए, बल्कि जिज्ञासा है राजनीति सीखने की, और वह भी अभी इसी समय। शर्त पूरी कीजिए और रत्न परीक्षा की विद्या ले लीजिए। राजा बोला यह कैसे संभव है, राजनीति इतनी सी देर में थोड़ी ही सिखाई जा सकती है, वर्षों हमारे मंत्री के पास रहना पड़ेगा। बस, तो रत्न परीक्षा भी इतनी जल्दी थोड़े ही बताई जा सकती है, वर्षों तक रहना पड़ेगा दुकान पर। और राजा को अकल आ गई, है ना। तो हम इस तरह से जल्दबाजी कह के, और इतनी इंपॉर्टेंट चीज के लिए अगर हम थोड़ा भी समय नहीं निकाल रहे हैं, हमने, आप सोचिए कि एक करियर बनाने में, थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए बचपन से लेकर आज तक कितने वर्ष दिए होंगे, है ना। हमने उस पूरे सिलेबस को शांति के साथ, पेशेंस के साथ, ईयर ओवर ईयर परीक्षाएं भी करी, सब कुछ किया, किस लिए, पैसा कमाने के लिए, ठीक है ना। आज अगर आपको कहा जाए कि ये सिर्फ इस जीवन के लिए नहीं, आगे आने वाले अनंत जीवन इस नॉलेज पर डिपेंड करते हैं, तो क्या आप पेशेंस नहीं रखेंगे? क्या आप उसको क्रम से नहीं सुनना पसंद करेंगे? क्या उसकी आप प्रैक्टिस करना, परीक्षा लेना, सब कुछ नहीं करेंगे? तो बात तो वही आ गई ना कि हमें इसका मतलब, इसकी वैल्यू ही नहीं पता, है ना। जो हम इतनी जल्दबाजी में काम कर रहे हैं कि बस मुझे बता दो, मुझ पे इतना ही समय है, इतने समय में जो बनता है बनने का, नहीं तो नहीं करना मुझे। तो इस तरह के जो विचार हैं उससे हम बाहर आए। हम बहुत शांति के साथ, ईयर्स लग सकते हैं इन बातों को अच्छे से समझने में, भले ही शास्त्र खत्म हो सकता है ना, लेकिन बात अंदर उतर जाए, इस बात के लिए बहुत मेहनत, बहुत पेशेंस, बहुत फोकस की जरूरत है, और बहुत इंटरेस्ट भी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने इस पूरे शास्त्र को बहुत इंटरेस्टिंग वे में लिखने की कोशिश करी है, और आज तक जितने भी लोगों ने इसको पढ़ा है, उसका जीवन ना बदला हो ऐसा देखने में नहीं आता, ठीक है। तो ये एक पैराग्राफ फिनिश कर लेते हैं आज के लिए। इसी प्रकार धर्म संबंधी बात भी कोई थोड़ी देर में सुनना या सीखना चाहे तो यह बात असंभव है। वर्षों रहना पड़ेगा ज्ञानी के संग में, अथवा वर्षों सुनना पड़ेगा उसके विवेचन को। जब स्थूल प्रत्यक्ष इंद्रिय गोचर लौकिक बातों में यह नियम लागू होता है, तो सूक्ष्म परोक्ष इंद्रिय अगोचर अलौकिक बात में क्यों लागू ना होगा, है ना। जो अभी एग्जाम्पल दिया करियर वाला, जब हमने उन परीक्षाओं में, उन स्टडीज में इतना टाइम दिया, किस लिए, कि हमें कुछ करियर बन जाए, कुछ पैसा कमा लें, उसके लिए हमने इतनी मेहनत करी, तो क्या हम अपने आत्मा के हित के लिए थोड़ा समय नहीं देंगे? इसका सीखना तो और भी कठिन है, क्योंकि क्यों कठिन है? क्योंकि विषय सूक्ष्म है, ठीक है ना, परोक्ष है, हमने किसी ने कभी आत्मा को नहीं देखा, इंद्रिय अगोचर है, सेंसेस से नहीं दिखता, अलौकिक है, इस संसार में कहीं नहीं दिखता, ठीक है ना। इसलिए कठिन है, अदरवाइज ऐसा कठिन नहीं है कि आपको कभी समझ में आ ही नहीं सकता, ऐसी बात नहीं कह रहे। अतः भो जिज्ञासु, यदि धर्म का प्रयोजन वह उसकी महिमा का ज्ञान करना है,
तो धैर्यपूर्वक वर्षों तक सुनना होगा, शांत भाव से सुनना होगा और पक्षपात व अपनी पूर्व की धारणा को दबाकर सुनना होगा। अगर यहाँ पर किसी को लगता है कि नहीं इतना तो नहीं कर सकते, है ना, तो समझिएगा कि जो रिजल्ट एक को मिल रहा है जिसने कि वर्षों तक सुना भी है शांत भाव से, है ना, और अपनी पूर्व की धारणा को साइड में रखकर, तो रिजल्ट डिफरेंट आएंगे। एक 10th पास करके रह जाएगा और एक अंडरग्रेड या पीएचडी भी कर सकता है। ठीक है, तो इतने ध्यान से सुनने की जरूरत है। ठीक है, सब लोग रेडी हैं इस चीज के लिए? अपने अंदर झांक कर देख रहे हैं? हाँ चारुज, हाँ बहुत पेशेंस के साथ सुनना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, बहुत पेशेंस चाहिए, लेकिन एक हाँ, बार इंटरेस्ट आने लगेगा ना तो ऐसा लगेगा कि आज तक क्यों नहीं पढ़ा, सच बात है। है ना, वो चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ चारू जी, आपने हाथ रेस किया। और ऐसा भी लगेगा कि बहुत देरी से शुरू किया। नहीं नहीं, ठीक। एक्चुअली रोज कुछ ना कुछ नया जानने को मिलता है, इंटरेस्टिंग रहता है कि कब कल शुरू हो फिर। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, थैंक यू जय जिनेंद्र। थैंक यू। चारू जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ जी जिनी, मैं ऐसे ही बस ये शेयर करना चाहती थी कि मैंने पहले भी आपकी वो रिकॉर्डिंग सुनी है। उस समय शायद ये सारी बातें इनकी डेप्थ बिल्कुल भी समझ में नहीं आई थी। तो अब जो समझ में आ रहा है वो बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत डिफरेंट समझ में आ रहा है। ब्यूटीफुल, वो तो आपको क्योंकि थैंक यू। ऑडियो बुक, राइट? आपने ऑडियो बुक राइट, हाँ ऑडियो बुक, हाँ करेक्ट। ऑडियो बुक वही बात है ना कि आज का जो अपना समझने का है, हम उसकी डेप्थ में उतना समय नहीं निकाल पाते ना, तो डेफिनेटली सब मिलके पढ़ रहे हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। राइट, हाँ थैंक यू चारू जी। थैंक यू। हाँ, एंड थैंक्स टू यू तो चारू इसका जी मतलब कि ये हो हमें गया। ये सब पढ़ने को और समझने को मिल रहा है। ठीक है, आई एम हैप्पी कि सब लोग जुड़ के पढ़ रहे हैं और सबका जीवन बदलने वाला है। आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट, क्योंकि ये शास्त्र ही ऐसा है ना। तो थैंक यू। अपने को बहुमान लाना है जिनेंद्र वर्णी जी के लिए, जिन्होंने हम सबके जीवन को बदलने का हमेशा के लिए एक सोर्स छोड़ दिया, है ना। ठीक है, इतना ही रखते हैं आज के लिए। जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक धरो सदा देखो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ करना। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेंद्र सभी जय को। जिनेंद्र सभी को। जिनेंद्र सभी को। चारू। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र सभी को।